नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने विधिक परिदृश्य के बारे में बात कर लिया था। अब बात करेंगे उसके आगे। जो हमारा टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर हमें भारत के और विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों का अध्ययन करना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध के बारे में है। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। और इन वीडियोज़ को आप शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको शेयर करें, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ये आप एग्ज़ाम में देख पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी हाल ही में 11 सितंबर 2021 को 2+2 डायलॉग हुई और ये पहली बार ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी 2+2 डायलॉग होती है तो इसमें दोनों देशों की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। और विदेश की मतलब ऑस्ट्रेलिया की ओर से कौन लोग थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मॉरिस पायने विदेश मंत्री थे और पीटर ड्यूटन ये रक्षा मंत्री। इन लोगों ने 2+2 डायलॉग को यहाँ पर संपन्न किया। अब अगर बात करें यहाँ पर, तो कौन से अन्य, यहाँ पर एक चीज़ और है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं, अब हालांकि इन चीज़ों को आप मेंस में पढ़ेंगे आईआर वाले टॉपिक में, कि भारत ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में चेंज हो चुके हैं, व्यापक रणनीतिक साझेदारी में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर 2+2 डायलॉग संपन्न हुई। इसके अलावा ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ऐसा तीसरा देश है जिसके साथ भारत 2+2 डायलॉग संपन्न करता है, बात करता है। और कौन से अन्य दो देश हैं? वो हैं अमेरिका और जापान। मतलब 3 देश हो गए, ऑस्ट्रेलिया को मिला करके 3 देश। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो तीनों राष्ट्र हैं वो क्वाड के मेंबर भी हैं, और क्वाड का चौथा मेंबर कौन हो गया? इंडिया हो गया। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर रखनी है। एक गैर क्वाड मेंबर है जिसके साथ 2+2 डायलॉग करने की बातचीत अभी हो रही है, सहमति बनी है। वो कौन सा देश है? रसिया है। ठीक है, अगर गैर क्वाड मेंबर पूछ दिया जाएगा जिसके साथ 2+2 डायलॉग होना अभी संभावित है, तो वो है रसिया। और क्वाड मेंबर जो है, क्वाड के बाकी जो 3 मेंबर बच जाते हैं, उन तीनों के साथ भारत का 2+2 डायलॉग संपन्न होता है। क्लियर है? इतनी सी बातें। चलिए आगे चलते हैं। भारत डेनमार्क। भारत डेनमार्क यहाँ पर देखें तो बहुत खास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं। 9 सितंबर 2021 को भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के अंग के रूप में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र ज्वाइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लॉन्च किया। बस इतनी सी खास बात है। आपको इस लाइन को याद रखना है कि किस देश के साथ समझौता हुआ है अपतटीय पवन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए। तो वो कौन सा देश है? डेनमार्क के साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर और कोई ख़ास बात नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखना इनको। आगे भारत अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच में क्या समझौता हुआ है? एक यहाँ पर पार्टनरशिप है, उसको लॉन्च किया गया। क्या? भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी। क्योंकि अब क्या हो रहा है, पूरे विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है और सब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वो बहुत ही आवश्यक है। इस वजह से देखें तो हर देश के साथ कोई ना कोई समझौता हो रहा है। भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, ये जो भागीदारी है ये लॉन्च किया गया किसके साथ? भारत और अमेरिका ने मिल करके किया। ठीक है, चलिए यहाँ पर लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 22 से 23 अप्रैल 2021 को अमेरिका के द्वारा आयोजित लीडर्स ऑन क्लाइमेट, ठीक है, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा किया था। ठीक है, और इसी घोषणा के एक अंग के रूप में ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं SCEP, उसी घोषणा का एक अंग है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर कोई ख़ास बात नहीं है, आप इसको पूरा छोड़ दीजिए। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, मतलब कि जो यहाँ पर नेट ग्रीन हाउस एमिशन है, उसको 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 50 से 52% कटौती का लक्ष्य रखा है। अमेरिका ने कहा कि 2030 में हमारे देश में जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है उसको हम 2005 के स्तर से 50 से 52% तक कम कर देंगे। मतलब 2005 में जितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता था, 2030 में हम उसका आधा कर देंगे।
वही तो हुआ 50% कम कर देना, ठीक है। और भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा कि हम 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इस टारगेट को हम हासिल करेंगे। अभी क्या टारगेट है, अभी है 2022 तक 175 गीगावाट, ठीक है। इस जो लक्ष्य है रिन्यूएबल एनर्जी हासिल करने का, इसको 2030 तक बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 450 गीगावाट। क्लियर। और यहाँ पर एक चीज़ और पॉइंट है कि असम से एक चावल है, उसका नाम लाल चावल या बाओ धान उसे बोला जाता है, ठीक है। इस बाओ धान को संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात भी किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ है, जलवायु कार्रवाई एवं वित्तीय गतिशीलता संवाद, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। यहाँ पर भारत और अमेरिका ने दोनों ने मिल करके इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर और कोई ख़ास बात नहीं, बस छोड़िए। आगे चलते हैं भारत मालदीव। भारत मालदीव के बीच में यहाँ पर क्या बातें हैं देख लेते हैं। 25 मई 2021 को, ये डेट नहीं याद रखना, को भारत के द्वारा अड्डू शहर, ये शहर आपको याद रखना है कि अड्डू शहर कहाँ पर है, मालदीव में है। अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास, जिसको हम कॉन्सुलेट जनरल बोलते हैं, वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मालदीव की लोकेशन, ये है अपना भारत, ठीक है। मैप में मत जाना कि आधा ही सर ने दिखा रखा है, आप नाराज़ हो जाओ, तो नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। मालदीव पर फोकस करिए। तो मालदीव की राजधानी कहाँ पर है, माले। तो ये अड्डू शहर कहाँ पर है, अड्डू शहर ये बहुत ही नीचे है। ये पूरा मालदीव आर्किपेलागो है, मतलब एक द्वीपों का समूह है, और यहाँ पर है अड्डू द्वीप। देखिए ये है, ये मिला अड्डू एटॉल। एटॉल क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, उससे बने हुए हैं, सॉरी क्या नाम है उसको बोलते हैं, ये सब प्रवाल से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये है अड्डू एटॉल। एटॉल क्या है, प्रवाल का ही एक रूप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो मालदीव से होकर के जाती है, ठीक है, प्रवाल द्वीप। चलिए यहाँ पर है माले, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत दक्षिण कोरिया। भारत दक्षिण कोरिया के जो संबंध हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक रहे हैं, बहुत ही प्राचीन काल से कोरिया के साथ हमारे संबंध रहे हैं। अभी हाल ही में क्या चीज़ें हैं, तो 26 मार्च 2021 को दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया, ठीक है। भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, दिल्ली कैंट में। और यहाँ पर ध्यान रखना कि भारत की जो भूमिका रही है, जब 1950 से 1953 तक कोरियाई वार चला था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, जब उस समय वो अलग नहीं थे, तब इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें भी भारत ने अपनी एक मेडिकल टीम भेजी थी साउथ कोरिया के लिए। और जब संयुक्त राष्ट्र में ये केस गया था तब भी भारत ने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया था। तो उसका जो एहसान है वो साउथ कोरिया आज भी मानता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जो मैत्री पार्क है उसका उद्घाटन किया जा रहा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर अभी मोदी जी 26 से 27 मार्च 2021 को के दौरान बांग्लादेश की राजकीय यात्रा पर गए थे। ध्यान रखना जब से लॉकडाउन वगैरह लगा था पिछले साल से, ये मोदी जी की पहली विदेश यात्रा है, ठीक है। यहाँ पर 3 घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं इस पूरी यात्रा में। कौन कौन सी, पहला कि शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी। शेख मुजीबुर रहमान कौन है, ये शेख हसीना के पिताजी थे। और ध्यान रखना जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ था 70 में, और उस समय क्या हुआ था, जो अवामी लीग थी वो पार्टी जीत गई थी। आप एक चीज़ और बता दूं, जब भारत का विभाजन हुआ था, हम आज़ाद हुए थे, तो उस समय 2 पाकिस्तान बना था। एक पाकिस्तान तो इधर बना जिसे हम कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान बना था पूर्वी पाकिस्तान। और यही पाकिस्तान 1971 में आज़ाद होकर के भारत के सहयोग से क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अवामी लीग पार्टी हुआ करती थी, ये अवामी लीग जीत गई और शेख मुजीबुर रहमान इस पार्टी के हेड थे। तो उन्हें मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हुई, लेकिन यहाँ के नेताओं ने नहीं माना इस बात को। और यहाँ पर फिर क्या हो गया, दंगा फसाद फैल गया। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ की सेना अटैक कर दी, यहाँ पर भारत पे भी इन लोगों ने अटैक कर दिया। तब फिर भारत के सपोर्ट से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में जन्म लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी। दूसरी बात कि भारत और बांग्लादेश के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे हो चुके हैं। और तीसरी बात कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ रही है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो इस 2021 में मनाई गई हैं। अब यहाँ पर देखें, जो मोदी जी थे, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मोदी जी गेस्ट ऑफ
ऑनर के रूप में भी शामिल हुए हैं। ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और यहाँ पर उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया है। इसके अलावा 1000 जो बांग्लादेशी छात्र हैं उनको सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी घोषणा किया है कि वो भारत में आकर के इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेते हुए यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जब बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस था तो उस दिन हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती इन्होंने बंगबंधु का मतलब शेख मुजीबुर रहमान, इनको समर्पित एक विशेष राग मैत्री की रचना किया। ठीक है, एक चीज़ और भी पॉइंट्स हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बंगबंधु पीठ, ठीक है, बंगबंधु चेयर स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर 6 दिसंबर को अब मैत्री दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया। 6 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में इसी दिन मान्यता दिया था। ठीक है, 6 दिसंबर को। क्लियर हो गया? चलिए, और इसके अलावा जो बांग्लादेश का आसूगंज है, ठीक है, आसूगंज, यहाँ पर जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में, तो वहाँ पर आसूगंज में एक वॉर मेमोरियल की भी स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक मिताली एक्सप्रेस, ध्यान रखना, मैत्री और बंधन 2 ट्रेनें तो पहले से चल रही हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक नई ट्रेन चलेगी, मिताली एक्सप्रेस उसका नाम होगा। कहाँ से कहाँ? तो न्यू जलपाईगुड़ी जो कि है पश्चिम बंगाल में, और ढाका के बीच में। ठीक है, तो न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में ये ट्रेन चलेगी, उसका नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस। और अभी मैंने 2 ट्रेनों के नाम बताया, मैत्री और बंधन। ठीक है, तो ये ट्रेनों को भी ये तो पहले से ही चल रही हैं, और यहाँ पर मिताली एक और ट्रेन चलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का शुभारंभ। मैत्री सेतु, ये जो मैत्री सेतु है कहाँ बनाया जाएगा? फेनी नदी पर बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 1.9 किलोमीटर होगी। ठीक, और यहाँ पर ये किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा दक्षिणी त्रिपुरा जिला, और यह जहाँ जो सबरूम है, सबरूम का मतलब ये त्रिपुरा जिले में, और बांग्लादेश का रामगढ़। ठीक है, रामगढ़। और जब ये पुल बन जाएगा तो यहाँ पर ये एक तरीके से गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मैप देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये है अपना भारत का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा। यहाँ पर ये सिक्किम, फिर ये हो गया भूटान, और इधर आएंगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो कुछ इस प्रकार से जा रही है, देखें ध्यान से। यहाँ पर आता है, फिर ऐसे करके यहाँ तक आती है बांग्लादेश की बाउंड्री। ठीक है, और यहाँ पर है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा और यहाँ पर बांग्लादेश को ये ब्रिज जोड़ेगा। जब ये ब्रिज बन जाएगा तो इससे क्या होगा? जो हमारा चिकन नेक का हिस्सा है, ये वाला चिकन नेक, इसको हम चिकन नेक बोलते हैं क्योंकि यही वो हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। और चाइना यहाँ पर भूटान वाले एरिया में जो चुम्बी वैली थी उस पर कब्जा करके क्या करना चाहता था? भारत पे दबाव बनाना चाहता था कि अगर हमारी तरफ आंख उठाओगे तो हम इस चिकन नेक को काट देंगे। ठीक है, जब चिकन नेक को काट देंगे तो तुम्हारी ये जो पहुँच है नॉर्थ ईस्ट में वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश के माध्यम से अपनी निर्भरता को चिकन नेक पे कम कर लें। ठीक है, हम बांग्लादेश के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी जो अगर यहाँ पर कभी समस्या आती भी है तो यहाँ पहुँचने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर क्या क्या बातें थी? तो देखिए, फिर से यहाँ पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की बात हो रही थी। जो चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी, ठीक है, चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी के बीच में जो एक रेल लिंक है उसको फिर से शुरू किया जाए। ये समझौता पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो बस इतना सा आपको याद रखना है। आगे चलते हैं भारत स्वीडन के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन इनके बीच में वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जोधपुर में, जो जोधपुर एम्स है, वहाँ पर स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब की स्थापना की जाएगी। ठीक है, स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब की स्थापना का यहाँ पर स्वागत किया गया दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के एम्स जोधपुर में। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर जो स्वीडन है उसने ISA की भी सदस्यता लिया, मतलब ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भारत और फ्रांस ने मिलकर के किया था COP21, जब पेरिस में समझौता हो रहा था COP21। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो वहीं पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और यह ध्यान रखना, पहले जो हमारा विषुवत रेखा
ये हो गया कर्क रेखा और ये मकर रेखा। पहले यहाँ पर जो कर्क और मकर रेखा के बीच के देश हैं उन्हीं को आईएसए में शामिल होने की परमिशन थी, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन का कोई भी राष्ट्र आईएसए में शामिल हो सकता है। आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो गुड़गांव अर्थात आज गुरुग्राम में, ठीक है, नाम बदल दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। भारत फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। राफेल जो विमान है वो फ्रांस से ही आया, हमने फ्रांस से ख़रीदा, और इसके अलावा वो हमारे परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में भी काफ़ी मदद करता है। चलिए यहाँ पर देखें, भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इन्वायरमेंट, 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखना, जो 2021 का वर्ष है उसे हम हरित ग्रह की दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन का वर्ष के रूप में मना रहे हैं, ठीक है। 2021 को ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस टूवर्ड्स ए ग्रीनर प्लैनेट, ठीक है। तो ध्यान रखना है 2021 के वर्ष को हम ऐसे इस रूप में मना रहे हैं। बस इतनी सी बात। आगे चलते हैं। भारत अफ़गानिस्तान, तो भारत अफ़गानिस्तान के संबंध जो है वो तो अब गर्त में जा रहे हैं, क्योंकि तालिबान का कब्जा प्लस ऊपर से अभी एक दिन पहले तालिबान ने हमारा मजाक उड़ाया सोमनाथ मंदिर पे अटैक को लेकर के। वो तालिबान का जो चीफ वो गजनी की कब्र पे गया हुआ था, तो वहाँ से बोला कि हम उस शासक के, मतलब जो भी उसकी बात करते हुए उसने कहा कि ये वही है जिन्होंने सोमनाथ को लूटा था, तोड़ा था। तो अब देखिए आगे क्या होता है। वैसे भी अब तालिबान के साथ भारत के संबंध तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है भारत सरकार। फ्यूचर में क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखें तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो संबंध है, यहाँ पर 9 फरवरी 2021 को जब तालिबान ने कब्जा नहीं किया था तो सहतूत डैम बनाने की बात हुई थी। इसको हम लालंदर भी बोलते हैं, ठीक है। सहतूत डैम बनाने की बात हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर देखें, ये जो डैम है ये मैदान नदी या इसे मैडन नदी भी बोलते हैं, तो ये काबुल की एक सहायक नदी है। इस नदी पर इस डैम का निर्माण किया जाना था, तो भारत सरकार ने तो सारे जो प्रोजेक्ट थे उसको बंद कर दिया। तो तालिबान ने अभी बोला कि भारत को अपना इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर है वो जारी रखना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इससे पहले भी एक डैम भारत ने बनाया था, उसका नाम है भारत अफ़गानिस्तान मैत्री बांध। ये दूसरा डैम होता जो भारत बनाता, सहतूत डैम, ठीक है। और ये जो भारत अफ़गानिस्तान मैत्री डैम है इसका नाम क्या है, सलमा डैम भी इसे हम जानते हैं, सलमा डैम। इसके अलावा डैम के अलावा भी भारत सरकार वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा काम किया, जारंज डेलाराम मार्ग का निर्माण किया, ठीक है। मतलब बहुत सारा $2 बिलियन से ज़्यादा हमने वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था लोगों के। इसको हम सोशल इंफ्रा बोलते हैं, जब हम हेल्थ, एजुकेशन इन सब में पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। यहाँ पर जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ और वहाँ पर बहुत से लोगों को आने जाने से रोक दिया गया, तो भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान पर जो तालिबान का नियंत्रण था उसके बाद भारतीय नागरिकों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। उसका क्या नाम है, ऑपरेशन देवी शक्ति इसका नाम दिया गया। इसमें हमारा C-17 ग्लोब मास्टर एयरफोर्स का, ठीक है, ये परिवहन विमान है, इसका यूज़ किया गया और यहाँ पर ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से वहाँ से हमने भारतीयों को निकाला, ठीक है। इसके अलावा और भी देशों ने ऑपरेशन चलाया इसी प्रकार का, जैसे दक्षिण कोरिया की सेना ने ऑपरेशन मिरेकल चलाया वहाँ से निकालने के लिए अपने नागरिकों को। कनाडा ने चलाया ऑपरेशन एजिस, ठीक है, ऑपरेशन एजिस, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक डेट याद रखिए, जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे थे अपने देश में 15 अगस्त को, तो उसी समय का जो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हो रहा था, ठीक है। तो डेट याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। भारत वियतनाम, भारत वियतनाम के बीच में यहाँ पर संबंध तो हैं ही, लेकिन यहाँ याद रखने वाली कोई बात नहीं है। 21 दिसंबर 2021 को वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ हमारे प्रधानमंत्री और उस समय जो वियतनाम के प्रधानमंत्री थे गुयेन जुआन फुक के बीच में, ठीक है। क्या समझौता हुआ था, एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने भारत वियतनाम सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक आदान प्रदानों पर विश्व कोश इंसाइक्लोपीडिया ऑन इंडिया वियतनाम सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल इंट्रैक्शन के लिए एक द्विपक्षीय परियोजना को लॉन्च करने की घोषणा किया है। नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय जो ताइवान के वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम फाम मिन चिन है, मतलब कि उस समय दूसरे थे और इस समय अब दूसरे हैं। आगे चलते हैं। भारत भूटान इम्पोर्टेंट है। भारत और भूटान के
जो प्रधानमंत्री दोनों लोगों ने मिल करके वर्चुअल माध्यम से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। कब? 20 नवंबर 2020 को। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे सेरिंग। ये पेशे से डॉक्टर हैं, ठीक है, और जब इनको वक्त मिलता है तो ये लोगों का ट्रीटमेंट भी करते हैं। और भूटान ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपने देश में जीडीपी से नहीं बल्कि वो अपने देश की हैप्पीनेस को मापता है, ठीक है, खुशहाली को मापता है। उसकी जीडीपी भले ही कम है लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो क्या हैं? हैप्पी हैं, खुश हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसके दूसरे चरण में भूटान नेशनल बैंक के द्वारा जारी किए गए जो रुपे कार्ड के धारक भारत में इसका उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। मतलब भूटान के नागरिक जब भारत आते हैं तो आराम से उस कार्ड का भी इस्तेमाल भारत में वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं 1 लाख से अधिक एटीएम मशीन। भारत में इस कार्ड का जो उपयोग है 1 लाख से अधिक एटीएम मशीनों, 20 लाख से ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर किया जा सकेगा। इसके अलावा जो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है, भूटान में भीम यूपीआई, ठीक है, भूटान में भीम यूपीआई 13 जुलाई 2021 को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय जो शाखा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इसने क्या किया? भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ एक साझेदारी की घोषणा किया। सीधा सा मतलब इसका ये है कि जो एनपीसीआई की इंटरनेशनल एजेंसी है उसने क्या किया कि अब भूटान में भी हम यूपीआई का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा, जो लोग भूटान जाते हैं हर साल लगभग 2 लाख से ज़्यादा पर्यटक भारत के, वो लोग वहाँ पर यूपीआई के माध्यम से मतलब पेटीएम, फ़ोनपे, जो भीम ऐप है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि पेटीएम, फ़ोनपे यूज़ कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जो भीम ऐप है उसका तो यूज़ वो कर ही पाएंगे। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो भीम को और रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश भूटान बन गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं भारत इटली। हाँ, लेकिन भारत और भूटान के बीच में जब आईआर में आप पढ़ेंगे तो इनके बीच में जो संबंध है वो मुख्यतः हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर है। जैसे चूखा है, कुरिचू है, मंगदेचू है, ठीक है, ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं। भारत और भूटान के बीच में जो तनाव है वो इस मुद्दे को लेकर है कि जो भारत सरकार भूटान को ऋण देती है वो ऋण जो है वो इकट्ठे होते जा रहा है, ठीक है, और भूटान उसको अदा नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि जब हर साल हमारे देश में बजट पेश होता है तो हम भूटान को उसका एक हिस्सा देते हैं भूटान को, ठीक है, और भूटान में जो 5 ईयर प्लान चलता है उसके लिए भी हम भूटान को पेमेंट करते हैं, ठीक, ध्यान रखना ये बातें। आगे चलते हैं भारत इटली। भारत और इटली के प्रधानमंत्री के मध्य एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ध्यान रखना है जो इटली है वो भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यहाँ पर कोई ख़ास बात नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं भारत मॉरिशस। यहाँ पर मॉरिशस चर्चा में क्यों बना था? मॉरिशस ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले MV वाकासियो, ठीक है, ये जहाज़ का नाम है। इस जहाज़ से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद जो मॉरिशस है उसने अपने देश में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दिया था, ठीक है। तो पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा हाल ही में किस देश ने किया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन है? मॉरिशस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर और कोई ख़ास बात नहीं है। हालांकि जब भी ऐसी कोई मतलब इंडियन ओशियन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी एयरफोर्स है, नेवी है, वो वहाँ पर जाके मदद करती है। और भारत ने क्या किया, जो हमारा स्वदेशी ध्रुव है, चेतक है, इन हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करके इस तेल रिसाव को, ऑयल स्पिल को रोकने में मदद किया था, ठीक है। स्वेज कैनाल के बारे में यहाँ पर है। स्वेज कैनाल जो है ये जब स्वेज कैनाल नहीं थी तो पूरा ये जो अफ्रीका पूरा घूम करके आना पड़ता था, ठीक है, तभी भारत ये लोग पहुंच पाए थे। इधर से वास्को डी गामा होके आया था, लेकिन जब स्वेज कैनाल बन गई तो ये रास्ता आसान हो गया यूरोप तक जाने के लिए। तो यहीं पर अभी एक जहाज़ फंस गया था, उसका नाम क्या था? एवर गिवन। क्वेश्चन में दे देगा एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन या कुछ भी दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है एवर गिवन नाम था उसका। और ये कहाँ जा रहा था? ये जा रहा था चीन से माल लाद करके नीदरलैंड में एक पोर्ट है, उसका नाम है रोटरडम, ठीक है, रोटरडम जा रहा था। और ये जो जहाज़ था किसका? तो ये इसका जो मालिक है वो जापान के व्यवसायी हैं सोई किसेन कैसा, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है स्वेज कैनाल। UPPCS 2019 में पूछा गया था या 20 में,
कि स्वेज कनाल में जो झील है उनका नाम बताइए, क्रम से पूछा गया था। ठीक है, तो केवल इतना ही जानने से काम नहीं चलेगा, आपको ज्योग्राफी में लोकेशंस भी पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये है स्वेज कनाल जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ पर लाल सागर है और इसी के नीचे क्या है, जो हमारा अरब सागर है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को ये स्वेज कनाल जोड़ती है, इसे सिनाई प्रायद्वीप बोलते हैं। और यहाँ पर है इजराइल। ठीक है, अभी जो इजराइल और हमास में ये संघर्ष हुआ था, यहीं पर है गाजा पट्टी। ठीक, यहाँ पर ये है, ये हो गया इजराइल, और यहाँ पर देखेंगे तो इधर है गाजा पट्टी। ठीक है, और ये फ़िलिस्तीन वाला इलाका। चलिए, यहाँ पर ये स्वेज कनाल हो गया, इजिप्ट के कब्ज़े में है अभी। ठीक है, कब्ज़े में क्या, उसका अधिकार है उस पर। पहले ब्रिटेन के कब्ज़े में थी ये स्वेज कनाल, बाद में जब मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था तो इस पर इजराइल, ब्रिटेन, इन सब ने मिलकर अटैक कर दिया था। लेकिन फिर संयुक्त राष्ट्र में ये मामला गया और संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इस पर मिस्र का ही अधिकार है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये है वो जहाज़ जिसने क्या किया, स्वेज कनाल को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया था, कोई रास्ता आने जाने का था ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये स्वेज कनाल है। तो स्वेज कनाल में कुछ झीलों के नाम यहाँ देखें, लेक टिम्सा। ठीक है, लेक टिम्सा, और फिर उसके नीचे आएंगे तो ग्रेट बिटर लेक मिलती है, ग्रेट बिटर लेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के बारे में। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, लेकिन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।